कल जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं इस लेसन्स में इस एपिसोड में आपसे बात करूंगा स्टॉक सिलेक्शन। कभी भी किसी भी बिजनेस में हम जब जंप करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा स्टॉक मिले जो कि हमें मल्टी बैगर बना दे, जो स्टॉक हमारे लिए मल्टी बैगर हो और उस स्टॉक को हम सेलेक्ट करके करोड़ों रुपए छाप लें। हमें ऐसा फीलिंग आता है कि मल्टी बैगर हो। मल्टी बैगर और मल्टी बेगर में सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस है। एक बैगर बनता है और एक बेगर बनता है। तो जो अगर सही स्टॉक आपने सेलेक्ट किया और सही स्टॉक में अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक बार में आपको मल्टी बैगर को स्टॉक मिलने वाला, क्योंकि उसके लिए बहुत बार प्रयास करना पड़ता है। और अगर कोई गलत स्टॉक चूज कर लिए, एक बार में आपको थोड़ा पैसा दे भी दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको मल्टी बेगर बना के चला जाता है, आपको भिखारी बना के चला जाता है। नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा होता है। क्या आप मेरी बातों से सहमत है? तो स्टॉक मार्केट में कभी भी स्टॉक सिलेक्शन बाय चांस करना ही नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन हमेशा बाय चॉइस करना है, ना कि बाय चांस करना है। मैं सबसे पहले आपसे एक बात करना चाहता हूं कि जब भी आप स्टॉक ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि स्टॉक सिलेक्शन जरूरी क्यों है? वाई स्टॉक सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। और जब तक सबसे पहला क्वेश्चन पूछिए वाई। पहला क्वेश्चन कि स्टॉक सिलेक्शन जरूरत क्यों है। आप एक खुद समझिए कि आप जब किसी भी ट्रेड में किसी भी टाइम फ्रेम के लिए 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक या 1 ईयर, कभी भी फॉर एग्जांपल हम एक स्टॉक का नाम लेते हैं, हम रिलायंस का नाम लेते हैं। रिलायंस ऐसे का स्टॉक का हम नाम लेते हैं। तो क्या रिलायंस ऐसे स्टॉक में, पहले समझिए चीजों को, रिलायंस ऐसे स्टॉक में आप चाहे एक शेयर लें, चाहे एन नंबर ऑफ शेयर लें, एन नंबर ऑफ शेयर लें, कुछ भी, आपकी अपनी कैपेसिटी। और जब आप एन नंबर ऑफ शेयर रिलायंस में लेते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लेते हैं तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस स्पेसिफिक कंपनी के आप पार्टनर हैं। लेकिन आप तो अपने आप को पार्टनर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तो, मेरी क्या औकात, मुझे लगता है। अगर कंपनी का ऑपरेशंस नहीं है, अगर कंपनी का प्रोडक्ट सही नहीं है, अगर कंपनी सही से ट्रेड नहीं करी, कंपनी का सही से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स नहीं है, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग्स नहीं है, उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी कंपनी पार्टनर बनना चाहेंगे जिस कंपनी में लोग पैसा गवाते हैं, या ऐसी कंपनी पार्टनर बनना चाहेंगे जिस कंपनी में लोग पैसा कमाते हैं? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको एक ऐसी कंपनी में पार्टनर बनना है जिस कंपनी में जो कंपनी खुद प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि जो कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तो अगर किसी कंपनी में हम पार्टनर बन रहे हैं तो उस कंपनी के सारी चीजों को जानना है। अब एक बात समझिए, मैं क्यों इस पूरे एपिसोड पे इतना फोकस्ड हूँ, इतनी सारी बातों पे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा एक बार आपके हाथों से चला गया फिर वो पैसा बाजार का है। तो पैसा, एक भी रुपया किसी को देने से पहले, अगर आपका कोई दोस्त आपसे 10 रुपया मांगता है, 100 रुपया मांगता है, चलो एक दुकान खोलते हैं, तो आप सब कुछ पूछते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कस्टमर कहाँ से आएंगे, बिजनेस कहाँ से होगा, कितना रिवेन्यू होगा, सब कुछ पूछ लेते हैं। लेकिन जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तो आप हजारों रुपए, लाखों रुपए बाजार को डोनेट कर देते हैं चंदा के रूप में, और उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी को पूछने के लिए तैयार नहीं है। गांव में कहावत है, बुझ के बजना चाहिए, बच के नहीं बुझना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पहला चैप्टर की शुरुआत हुई थी कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग बाय चांस इंटर किए हैं। तो जब ये बाय चांस इंटर किए तो बूझ के कहां बजे, बजने के बाद बुझ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन को समझने के लिए आप अपने आप को पहले इस लाई, चाहे कंपनी लॉन्ग करे या शॉर्ट करे, हम एज ए पार्टनर की तरह कंपनी में ट्रीट करेंगे। टाइम फ्रेम कुछ भी हो, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम डजंट मैटर किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन अपने आप को पहले उस पोजीशन में लाके सोचिए कि हाँ, मैं कंपनी में उस लेवल से सोच सकता हूं। अब एक कदम आगे चलते हैं। जब पार्टनर से सबसे पहले आप एक, बहुत सारे लोग हमसे बोलते रहते हैं ब्लू चिप कंपनी, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं लार्ज कैप, लार्ज कैप,
बहुत सारे लोग हमसे बोलते रहते हैं कि कोई मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप, मिड कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और एक और कैप होता है कचरा कैप, मैक्रो कैप, और एक और होता है कचरा कैप, कचरा कैप। ये कैप, ये जो कैप है ना, ये आपको टोपी पहना देगा अगर सही से इस कैप का इस्तेमाल अगर इस कैपिटल का इस्तेमाल सही से नहीं किया जाएगा तो ये कैप आपको टोपी पहना के चला जाएगा, कचरा कैप। सबसे पहले बात, ये सब चीजें एक रिटेल ट्रेडर, एक नोविस ट्रेडर को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। कोई भी कंपनी, ऐसा कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करता, ब्लू कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। अच्छा एक बताइए, अगर कोई राजा के घर में एक बच्चा पैदा हो, बहुत बड़े बड़े किंग, तो उनके बच्चे का क्या चार हाथ चार पांव होगा? और अगर एक वही बच्चा गरीब के घर में पैदा हो तो उसके क्या एक हाथ एक पांव होंगे? चाहे बच्चा कहीं पैदा हो, हाथ और पांव वही रहेंगे। तो एग्जैक्टली ये चीजें सिर्फ और सिर्फ एक रिटेल ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर को कंफ्यूज करने और गुमराह करने के लिए बनाया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, इस 100 एपिसोड पे मार, क्योंकि मैं चार्ट पे उस 100 के बाद बातें करूंगा। ये जो आपका सीरीज चल रहा है ना एवरीडे, कितने किस टाइम पे, लो भूल गए किस टाइम पे आता है? एवरीडे 8 PM, हर दिन 8 बजे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 8 बजे। जिस तरह से आप सीरियल देखते हैं, चित्रहार देखते हो, तो 8 बजे आपको मिलेगा। और चित्रहार का कोई रिकॉर्डेड नहीं होता था, इसका रिकॉर्डेड लाइव ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह कुछ नहीं है। सिंपल स्टॉक में ये देखिए कि अगर मैं दो शहर की बात करूं, फॉर एग्जांपल आई बॉर्न इन बिहार, मेरा जन्म बिहार में हुआ, और उसके बाद अभी मैं अपने कारोबार को गुरुग्राम में और मैं अपने कारोबार को बढ़ाया दुबई में। तो अगर मैं पूछूं, अगर मोच वाली बात हो जाए तो हम तो कहेंगे मैं बिहारी। खैर, बिहारी के ऊपर एक इंसान। अगर बिहार और गुरुग्राम या बिहार या दुबई में डिफरेंस पूछा जाए तो क्या मेजर डिफरेंस है? कौन ज्यादा डेवलप्ड है? कौन सा जगह ज्यादा डेवलप्ड है? डेफिनेटली बिहार ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों? बातों से, हम बातों से किसी की भी ले सकते हैं ना। बातों का शेर मत बनिए, काम का शेर बनिए। बातों का शेर बनेंगे तो आप शेर कहने के लायक भी नहीं रहेंगे। और हमारे बाबा के पास हाथी था, हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है इन दो जगहों में, पहला इस जगह पे ही पब्लिक है और इन जगहों पे ही पब्लिक है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझिए। इस जगह पे प्रमोटर्स हैं, मतलब जिनका लैंड वैंड है, इस जगह भी प्रमोटर्स हैं और इस जगह पे प्रमोटर्स हैं, जो जिनको आप लोकल बोलिए। लेकिन इस जगह पे फॉरेन या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इस जगह पे गुड़गांव में एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। हाँ, फॉरेन या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के नाम पे दो चीज वहां पे है। बैंक, सारे बैंक का ब्रांच है, क्योंकि तुम पैसा लेके जाओ और अगर पैसा कमा के लाए हो सऊदी से, कुवैत से, ओमान से लाए हो, तो म्यूचुअल फंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, यूलिप कर दो। और बच्चे खुचे एमएलएम वाले आपसे लेके चले जाएंगे, एमएलएम प्लान चार्ट चला देंगे। आप आइए, दो को जोड़िए, दो आइए, चार को जोड़िए, 1 महीने में अरबपति बनने के सपने दिखा के चले जाएंगे, क्योंकि आपको वही शॉर्टकट्स वाला रास्ता पसंद है। इन दोनों जगहों में पब्लिक है, इनफैक्ट पब्लिक यहाँ ज्यादा है। कारण ये है कि मैं दुबई की बात करता हूँ कि यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं। लेकिन बिहार में नो कंपनीज, और यहाँ पे कोई एफआईआई नहीं है, कोई डीआई नहीं है,
और अपकमिंग टाइम में कोई प्लान भी नहीं है। अब आप मुझे एक बात सोच के बताइए, मैंने जो इस सीरीज को बड़े डेप्थ में ले, अब मुझे एक बात बड़ा सोच के बताइए कि अगर आपको पैसा लगाना होगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, तो आप दोनों जगहों में से किस जगह को चूज करेंगे? नंबर 1 बिहार को, या नंबर 2 गुरुग्राम या दुबई को? दुबई इसलिए कि दुबई में लोकल्स बहुत कम है। if your population is 9 point something million, then only 1 million is local, and around 9 million is all expat। जहां बाहर की कंपनी, बाहर के लोग ज्यादा होंगे, वहां पे बिजनेस ज्यादा होगा, धंधा ज्यादा होगा, और उसी के इर्द गिर्द बिजनेस घूमता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको अगर एक इंडस्ट्री लगाना है तो कहाँ लगाना पसंद करेंगे? बिहार या गुरुग्राम या दुबई, कहाँ लगाना पसंद करेंगे? जहां पे, अब अगर यहाँ पे है ही नहीं तो डेफिनेटली, जब यहाँ पे नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कुछ लूपहोल्स हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं कि यहाँ के प्रमोटर्स उस लायक नहीं हो। दूसरा रीजन हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनको जो बिजनेस का इकोसिस्टम समझ में नहीं आ रहा वहां पे। तीसरा इसलिए है कि वहां पे रॉ मटेरियल सही से नहीं मिल रहा है। चौथा, यहाँ पे यूनियन का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट अगर इस जगहों में बात करें तो मल्टीनेशनल जब होता है तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रमोटर्स, क्योंकि जो एक छोटा जगह चलता है वो चलता है एक व्यक्ति विशेष के साथ, और एक बड़ी कंपनी चलती है वो चलती है एक एथिक्स के साथ। तो यहाँ पे प्रमोटर्स काम नहीं करते, यहाँ पे काम करते हैं एथिक्स। यहाँ पे एक बिजनेस का एक इकोसिस्टम उन्होंने डेवलप किया कि आप आइए, यहाँ पे हो सकता है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, और हो सकता है यहाँ पे लेबर का प्रॉब्लम ना हो। अब आप एज ए लेबर मत सोचिए, आप एज ए बिजनेसमैन सोचिए कि अब आपको पैसा लगाना है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, मैं ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करूंगा। तो जब कंपनी ही ग्रो नहीं करेगी, जब कंपनी ही इन सारे लफड़ों में लगी रह जाएगी, तो आप कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो इन सब बातों के बेसिस पे हम एक रिसर्च करके मल्टीपल चीजों को समझे हैं, और मल्टीपल चीजों को समझने के लिए हम एक पॉइंट आपके साथ शेयर करते हैं। पॉइंट ये है, देखिए मैं बार बार एक ही बात पे डिस्कस कर रहा हूं कि पैसा लगाने के बाद नहीं सोच सकते हैं। आपने फैक्ट्री खड़ा कर दिया, लगाने के बाद नहीं सोच सकते हैं। पैसा जो भी सोचना है लगाने के पहले सोचना है। मैं भी सोचा था कि विल स्टार्ट सम बिजनेस, लेकिन हमें इकोसिस्टम नहीं डेवलप हुआ। बहुत सारे व्यापारी कहते हैं कि चाइना का बिजनेस बंद करो, यू कांट स्टॉप इट। आपके फोन, चाहे जिस लैपटॉप पे आप वीडियो देख रहे हो, वो लैपटॉप का सारा चिप मेड इन चाइना है। आपके घर का 90% इलेक्ट्रॉनिक मेड इन चाइना, क्योंकि एक इकोसिस्टम है। जहां पे इकोसिस्टम, व्यापारी वहां जाएंगे। व्यापारी सबसे बड़े राष्ट्र हित में काम करते हैं। दुनिया को चला रहे तो व्यापारी चला रहे हैं। अब व्यापार है तभी हम सब हैं। तो भारत का खोज भी एक व्यापारी ने किया था, क्योंकि व्यापारी इधर से तो भटकते रहते थे, कभी पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, कुछ करते रहते थे। तो उनको एक देश मिला, भारत। वास्को डी गामा ने खोजा, कोलंबस ने मेरे को खोजा, व्यापारी। तो कहने का मतलब यह है कि अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 कि स्टॉक सिलेक्शन किया कैसे जाए। हम हमेशा एक स्टॉक ढूंढते हैं जिस स्टॉक का मार्केट कैप बहुत कम है, ब्लू चिप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड कचरा कैप। तो स्टॉक सिलेक्शन के सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि 50,000 करोड़ से नीचे किसी भी कंपनी में सोचना ही नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। अगर कंपनी की वैल्यू 50,000 करोड़ से नीचे है तो उस कंपनी में किसी भी सूरत में आपको इंटर ही नहीं करना है, बोलते हैं। जी हाँ, निफ्टी का कोई भी एक स्टॉक लीजिएगा, मैं इस पे एक्सप्लेनेटरी वीडियो दूंगा आपको 4 से 5, क्योंकि सब कुछ एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता है। निफ्टी का कोई भी एक कंपनी उठाइए आप, और किसी भी एक कंपनी का वैल्यू देखिए 2 लाख करोड़ से कम का नहीं है। किसी भी एक कंपनी का, चाहे आप आईटीसी उठा लो, चाहे आप रिलायंस उठा लो, 20 लाख करोड़, एचडीएफसी बैंक
12 लाख करोड़, आईसीआईसी बैंक 8 लाख करोड़, एक्सबीआई 8 लाख करोड़। तो निफ्टी का एक भी कंपनी, मतलब निफ्टी ने जिस क्राइटेरिया पे सेलेक्ट किया है, तो सबसे पहला ध्यान रखिए कि 50,000 करोड़ से कम की कंपनी होनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दूसरा दूसरा तरीका ये निकालना है कि कंपनी कम से कम 3 इयर्स ओल्ड हो। कब? 3 इयर्स ओल्ड हो आईपीओ लाने के बाद। ये मैंडेटरी है, क्योंकि हम व्यापारी हैं, हमें ऑफर नहीं चाहिए, निश्चित ऑफर में हम काम नहीं करेंगे। हम मार्केट में आने के बाद हम देखें कंपनी एस्टेब्लिश्ड है नहीं। अगर मार्केट में आने के बाद कंपनी 3 सालों तक एस्टेब्लिश्ड होकर चल रही है, तब जाकर हम उस कंपनी में पैसा लगाएंगे। हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हम बहुत सारे ट्रेड्स को ट्रेड कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रहे कि कभी भी आईपीओ या एफपीओ ये तो भी आया ही नहीं है। ये तो अभी आपके पैसे से बाजार चलाने की बात करते हैं। क्या देंगे अभी आपको? ये भी बिजनेस मॉडल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आईपीओ एफपीओ से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रवि भाई मैंने आईपीओ लिया था चला, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं चला। तो चला और ना चला के बीच में पास और फेल का होता है। अगर पास हो गए ठीक है, फेल हो गए तो पैसा भी गया, समय भी गया, टेंशन भी आया, मेंटल प्रॉब्लम भी हुआ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अंदर डर भी आया। सबसे बड़ा डर है। उस डर कैसे निकलेगा? जब तक सही चीजें हमारे पास। मैं बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते रही भाई आप ब्रांडेड प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं जबकि सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हाफ दाम से कम में मिल जाता है। मैंने कहा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लिए खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांडेड घड़ी आप खरीदते हैं 50,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का। तो इस घड़ी को एक बार खरीदने के बाद मैं क्या, कंपनी गारंटी वारंटी सब देती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी भी अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदने के बाद हम क्या हर दिन उस गारंटी और वारंटी कार्ड को लेके सर्विस सेंटर घूमते रहें या अपने बिजनेस पे फोकस करें? क्या करें? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल, चलो ये कंपनी का प्रोडक्ट जो जो फलाने गाड़ी के साथ आया था 2 लाख का मिल रहा है, सिर्फ मिल रहा है 50,000 का, वो भी गारंटी दे रही। हम गारंटी, वो एक प्रोडक्ट ट्रायल एंड टेस्टेड है और हम एक प्रोडक्ट को ट्रायल करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक जींस पहन के जाइए बिल्कुल भरी सभा में और जैसे पैर फैलाया करे चर, कम से कम अच्छे ब्रांड का आप जींस पहनेंगे, अच्छे ब्रांड का पैंट पहनेंगे तो उसको पता है कि उसका स्टिचिंग बहुत अच्छा है, बीच में उसका सिलाई नहीं फटेगा। प्रॉब्लम यह है कि ऑपरेशन के दौरान, किसी भी काम के दौरान हमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। इसलिए अच्छे स्टॉक्स को जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक डिस्टरबेंस आपके साथ बनी रहेगी। तो आईपीओ एफपीओ में हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ नई कंपनी में टेस्ट एंड ट्रायल करने के मूड में नहीं है। हम नहीं सोचेंगे माइक्रोमैक्स सस्ता पड़ रहा है और एप्पल महंगा पड़ रहा है। हमारे लिए ऑपरेशन मैंडेटरी है, हमारे लिए प्राइस मैंडेटरी नहीं है। एक व्यापार के लिए, व्यापारी के लिए टाइम जरूरी है। बहुत सारे स्कीम चलते हैं, एक का दो, एक का दो, एक का दो। वही लोग सोचते हैं कि ये भी, यहाँ भी एक का दो हो जाएगा। एक का दो नहीं होगा, इसमें बहुत समय लगेगा। अगर आप एक का दो सोच के आए हैं तो गलती आपके, बाजार की कोई गलती नहीं है। तो आईपीओ को बिल्कुल मत लीजिए। इसके आगे लीजिए कि अगर स्टॉक्स का प्राइस 100 रुपए से नीचे चला गया, सोचिए कि स्टॉक खुद 100 पे सस्टेन नहीं कर पाया। मैं इसका मल्टीपल एग्जांपल दूंगा। आरकॉम अगर अच्छा होता 100 के नीचे क्यों है? क्यों है 100 के नीचे? लोग यूनिटेक खरीद रहे हैं। यूनिटेक अगर बहुत अच्छा होता, यूनिटेक अगर बहुत अच्छा होता तो सब जेल में पड़े हुए हैं, ऑपरेशन बंद है। किस बेसिस पे आप पैसा लगा रहे हैं यूनिटेक पे? अब पुंज लोलाइट, ऑपरेशन किधर है? आप बात करते हैं कि रवि भाई मैं तो 100 से, आप बात करते हैं कि रवि भाई क्या मैं एमटीएनएल में पैसा लगा सकता हूँ? क्या एमटीएनएल का सिम आप यूज करते हैं? नहीं। जिसका ऑपरेशन आप नहीं देख रहे हैं उसमें पैसा लगा रहे हैं। क्या मैं आरकॉम में पैसा लगा दूं? आरकॉम का सिम आप यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं। आइडिया में पैसा लगा दूं? आइडिया आप यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं। तो जो प्रोडक्ट, अगर मार्केट देखा जाए 2 या 3% आइडिया का मार्केट शेयर, कितना इस टेलीकॉम में कितना परसेंट आइडिया वोडाफोन का मार्केट शेयर है? जिस प्रोडक्ट को हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम ट्रेड करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं मुझे तो, मेरा तो लॉस हो जाता है। वैसे प्रोडक्ट में हो सकता है टेम्पोररी प्रॉफिट बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन लॉस उससे भी जल्दी होगा। तो 100 रुपए से नीचे स्टॉक्स आ गया तो अपना क्रेडिबिलिटी मार्केट से खत्म कर लेता है, इसमें मत जाइए। और इसके बाद स्टॉक का प्राइस अगर हमारा चला गया एबव 4,000,
शुरुआती दौर के लिए बचिए आप। मत आप ट्रेड और निवेश कीजिए। मैं इस सीरीज को बहुत लंबा नहीं कर सकता हूं। मैं अगले एपिसोड में आपको टेक्निकल चार्ट्स के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे प्राइस काम करता है, एफआईए कैसे काम करते हैं, डीआई कैसे काम करते हैं। इस थ्योरेटिकल पार्ट को अपने अंदर इनहेरेंट कीजिए। टेक्निकल्स वीडियो तो मैं सैकड़ों डाल रखा हूं। इस थ्योरेटिकल पार्ट को छोटे छोटे बॉक्स में बना के इनहेरेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो टाइप किया कीजिए, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में हमसे जानना हो तो भी बताइए, मैं उस पर भी आपको अच्छे इसी 100 सीरीज में कवर करूंगा। इस मैं कोई एडवाइजरी की बात नहीं करता हूं, बेसिक्स की बात कर रहा हूं। पीपल डोंट नो अबाउट बेसिक्स। उस बेसिक्स को कैसे कंप्लीट किया जाए हम उसकी बातें करेंगे। सो मिलते हैं 7वें एपिसोड के साथ और स्टॉक सिलेक्शन का दूसरे पार्ट के साथ। सो एक ही चीज, सिर्फ हमारे ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। रुकिए, ठहरिए, सुनिए, समझिए, इंप्लीमेंट कीजिए, तब आगे बढ़िए।